नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल एक कहानी, एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिन्होंने 64 इयर्स में नीट की परीक्षा क्लियर की है। अब वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। पूरे देश में स्टूडेंट्स में के बीच ये एक उत्सुकता है कि आखिर कैसे, क्या वो जज्बा रहा होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने नीट परीक्षा क्लियर की और अब वो एमबीबीएस करने जा रहे हैं। मेरे साथ उड़ीसा के बारगढ़ से जुड़ रहे हैं जय किशोर प्रधान जी, जिन्होंने बैंक का जॉब किया पूरे 34 इयर्स, और उसके बाद जब वो रिटायर हुए हैं तो उन्होंने नीट की परीक्षा क्लियर की। अब वो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। मेरे साथ उड़ीसा के बारगढ़ से जुड़ रहे हैं जय किशोर प्रधान जी। जय किशोर जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने एक देश में मेडिकल हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बनाया है। 64 इयर्स की एज में आपने नीट क्लियर किया है। सबसे पहला मेरा सवाल है कि आपने क्यों सोचा आफ्टर रिटायरमेंट की, इस एज में तो लोग रेस्ट करना चाहते हैं, आपने नीट क्लियर करने के बारे में या एमबीबीएस करने के बारे में क्यों सोचा? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी। जब मेरे इंटरमीडिएट साइंस क्लियर हो गया था तब मैं एक बार बैठा था हम्म। मेडिकल एंट्रेंस देने के लिए। हम्म। उस टाइम नहीं हुआ था और ओके। मैं बिना समय गवा के बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और कंप्लीट किया। हम्म। उसके बाद मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लग गया 83 में, और ओके। मैं नवंबर 2016 में रिटायरमेंट लिया। हम्म। मेरा दिल में रह गया था, जब नहीं हुआ था, जो हालात ऐसा था कि मेरा पिताजी को बहुत हॉस्पिटल लेने के टाइम में मेरा मन में था हम्म। कि शायद मैं और जो मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर सकूं तो और अच्छा से देखभाल कर सकूं। ओके। तो जो रिटायरमेंट के बाद जो जो बच्चे ने नीट एंट्रेंस लिखने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो मैं उनको सहायता कर रहा था। हम्म। और जब 2018 में हम्म। माननीय सुप्रीम कोर्ट महाशय ने जब नीट एग्जाम में बैठने के लिए हम्म। उच्चतम आयु को हटा दिया था और हम्म। कोई भी आयु के अभ्यर्थी नीट लिख सकते हैं, हम्म। उसी टाइम मैं ठान लिया कि मैं ये वक्त आ गया और मैं ये मेडिकल जो नीट के लिए प्रिपेयर करके और सफलता हासिल कर सकूं, बल्कि मैं ठान लिया और प्रिपरेशन किया अच्छा, तो मतलब और आप बैठ कह गया रहे हैं कि 2020 में। जब आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया उस समय भी आपके दिमाग में, मतलब आप करना चाहते थे एमबीबीएस, लेकिन उस समय आपका मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, तो फिर इतने साल तक आपके अंदर ये इच्छा बनी रही कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। जी जी जी, वो दिल में रह गया था। अच्छा। और दूसरा डॉक्टरों को और मेडिकल स्टूडेंट को देख के अच्छा। शायद मैं कंप्लीट कर सकूं, और जब मौका आ गया मैं उनका लाभ उठा लिया। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। जय किशोर जी, ये बताइए कि जब अभी आपने ये नीट क्लियर किया है, तो कब से आपने नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कब से शुरू कर दी थी? देखिए 2017-18 में जब मेरी लड़कियां ये नीट लिखने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं अच्छा। उनका सहायता कर रहा था। हुँ। और जो किताबें लिख रहा था उसका मैं मेरा माइंड को रिकलेक्ट कर रहा था उस टाइम। हुँ। और जब आयु का सीमा हट गया तब हुँ। उसमें एक साल के लिए प्रिपरेशन कर लिया, 2020 में बैठ गया अच्छा, और ये तो मतलब सफलता पूरा 1 हासिल साल किया। आपने पढ़ाई की, तैयारी की है नीट के लिए। जी जी, वो उसके आगे से तो ये अच्छा। बच्चों के साथ में जो अनुभूति था उसको भी मैं मेरा ये परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया था। अच्छा, तो ये बताइए, आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि जो आपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है नीट? नहीं, पहले अटेम्प्ट में तो उस वक्त नहीं हुआ था, वो अलग था जो नहीं, वो तो 1974 इंटरमीडिएट के फाइनल बाद किया था। आपका नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो आपने जी जी, 2020 में पहली बार ही एग्ज़ाम दिया नीट का? और नहीं, वो मैं एक बार 2019 में बैठ गया था, वो देखने के लिए कितना कितना सब चेंज हुआ है, सिलेबस में अच्छा, क्या है, 2019 में भी आप कैसा बैठे, तो मेरा ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। अब हम हमारे सारे 2020 का वो स्टूडेंट्स को ये सेकंड। बताइए कि आपने नीट क्लियर करने के लिए क्या पढ़ाई की, मतलब कितने लास्ट ईयर के कितने क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए, क्या आपने कोई कोचिंग अटेंड की, किसी से गाइडेंस ली, क्या कैसे तैयारी की आपने? नहीं, कोचिंग तो अटेंड
इसमें भी नहीं, कोई भी स्टेज में कोचिंग कोचिंग नहीं लिया था। और हाँ। जो उनको बच्चों को जो पढ़ाई में जो अनुभूति था वो काम दिया। और जो सीबीएसई का किताबें, ये जो एनसीईआरटी का किताबें देख रहा था। हम्म। और जो ये यूट्यूबर्स और इन लोग का लेक्चर भी सुन रहा था। अच्छा। और मैं ऑन एकेडमी प्लेटफॉर्म का कोई ट्यूटर्स और एजुकेटर्स के भी टॉपिक्स देख रहा था। अच्छा, तो आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हैं सीबीएसई बोर्ड की, और आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, कोई कोचिंग वगैरह नहीं अटेंड करी आपने? नहीं जी, कोचिंग कुछ नहीं ली थी। तो आप जो सेकेंड और जो अटेम्प्ट में आपने स्टॉक्स, दिया, तो आप जब रिजल्ट आने के पहले आप श्योर थे कि आपका हो जाएगा? हाँ मैं तो क्वालिफाई तो करूंगा, बल्कि पूरा ये था। और वो हो गया, अभी क्वालिफाई हो गया था। ओके। वो श्योर था कि हो जाएगा। अच्छा, जय किशोर जी, ये बताइए, जब आपने इस साल नीट क्लियर किया, तो जो आपके मतलब कुलीग्स थे बैंक में, जो आपके सहकर्मी थे, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके नेबर्स, आपने नीट की जब तैयारी कर रहे थे, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता था? क्या वो लोग कहते थे कि अरे रिटायरमेंट हो रहा है, क्यों पढ़ाई में टाइम वेस्ट करो? किस तरह का रिएक्शन तब होता था उन लोगों का? देखिए, ये सब जो जर्नी था, मैं किसी कलीग या और किसी किसी को मैं इसके बारे में बोला नहीं था। अच्छा। शायद इतना साल में कोई नीट देगा, क्या कर रहे हैं, क्या कैसा ले रहे हैं, नहीं होगा शायद तो मेरे को क्या बोलेंगे। तो ये मेरे बच्चे बच्चे के सिवा और कोई किसी को मालूम नहीं था कि मैं एग्जाम में बैठ रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे को किसी के कौन क्या बोले, क्या होगा, क्या जब रिजल्ट आ जाएगा तब उसके बाद वो पता चला। अच्छा, तो आपके फैमिली मेंबर्स सारे लोग सपोर्टिव थे कि हाँ ठीक है, आप पढ़ाई करिए, एमबीबीएस करिए? नहीं, कई बार बच्चे भी कहने लगते हैं कि अरे पापा अब रिटायरमेंट हो रहा है, क्या करोगे पढ़ के? नहीं नहीं, वो लोग पूरा मेरे सपोर्ट भी थे। और उन लोग ये लोग तो मेरे को फॉर्म फिलअप करने के लिए उसका है। और हम्म। ये घर में उनकी मदर के भी सपोर्ट था। वो मदर फार्मासिस्ट है, हम्म। उनका भी सपोर्ट था। उनका भी फैमिली भी सब डॉक्टर लोग हैं। और बच्चों को स्पेशली बहुत इंस्पिरेशन था। हम्म। और आप तो रिटायरमेंट हो गए, तो हम तो बैठ बीडीएस कर रहे हैं, आप तो अभी वक्त कैसे निकालोगे? बैठ जाओ नीट में एक बार, हो जाएगा तो देखेंगे, तुम भी कर लोगे। तुम्हारा तो इच्छा था, पहले एक बार दिए थे, तो हम्म। अभी कंप्लीट कर लोगे, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, मैं ओके। उनका इंस्पिरेशन अच्छा, ये बताइए, ये लेकर। नीट का रिजल्ट आने के बाद अब तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू, कि अरे जय किशोर जी ने एक मेडिकल हिस्ट्री बनाई है। तो अभी आपको कैसे, मतलब अब आपके जो कुलीग्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम देम? वो वेरी astounding actually. They हम्म। are so they have extended very good well wishes on my performance. And they are not negative manner. Rather, I was apprehending. What will हम्म। people say? But my colleague and all my well wishers, they have sent messages. They have sent congratulations on my ओके। performance, and they are taken aback that at such a year I am pursuing medical studies. राइट। अच्छा, आप किस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं? मेरा दाखिला वीर सुरेंद्र से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, ये बुर्ला जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा स्टेट में है, यहाँ दाखिला हुआ हूँ। ओके। अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रहा है और क्लासेस के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। ओके। तो आप बताइए कि जब आप बीबीएस के फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे यंग, जो मतलब आपके जो क्लासमेट होंगे, वो ट्वेल्थ पास करके आए होंगे, बहुत टीनेजर होंगे वो। तो आप आर यू कंफर्टेबल, और या कोई अंदर से हिचक है, अरे मैं कैसे यंग बच्चों के साथ में कैसे पढ़ूंगा? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है कि शायद हम्म। सब लोग सोचेंगे कैसे मैनेज करेंगे। हम्म। लेकिन जब मैं एक बार ये ठान लिया हूँ स्टूडेंट, ये मेडिकल कोर्स कंप्लीट किया, मैं तो एक स्टूडेंट्स की हैसियत से एडमिशन लिया हूँ। और हम्म। मैं सब मेरे कलीग और स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को एक स्टूडेंट के हिसाब से ले लें उन लोग, हम्म। और मेरे को उसी हिसाब से देखें।
और इंस्टीट्यूट में तो कोई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग भी मेरे आयु की से कम कम में होंगे, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे को स्टूडेंट के हिसाब से ले, और मेरे को प्रेरणा दे कि मैं वो कोर्स कंप्लीट कर सकूं बोल के। तो अभी मैं आपकी एमबीबीएस की क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो यू आर एक्साइटेड एज ए स्टूडेंट? Yeah, definitely. As I have decided, I will definitely attend all classes along with my fellow students, and I expect them to take me as a student with them. ओके। अच्छा, एक एक और सवाल उठ रहा है कि जैसे आपने एमबीबीएस करेंगे, जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, उसमें और आपकी एज बढ़ जाएगी, यू विल बी अराउंड 70, तो कैसे फिर मतलब उस एमबीबीएस करने आपको क्या जज्बा क्या है कि एमबीबीएस करके मैं अभी पेशेंट की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, या फिक्र हो रही है, या आप खुश हैं कि नहीं अभी मुझे बहुत साल काम करना है? हाँ, देखिए मेरा एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट होने के वक्त में 1969-70 हो जाएगा। कोई सोच रहे हैं तो कोई तो सरकार तो कोई और रोजगार तो नहीं देगा। देखिए मेरा रोजगार तो जो रेगुलर अपॉइंटमेंट ये सब समाप्त हो गया मेरा रिटायरमेंट के साथ, और ये एमबीबीएस स्टडी जो कर रहा हूँ कोई रोजगार ये सब मोटिव नहीं रहा अभी। और तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद इसमें जो ज्ञान मैं आहरण करूंगा और जो सीखूंगा, प्रयोग करके समाज के दरिद्र से दरिद्रतम लोग जो जो मेडिकल सहायता पाने की सक्षम नहीं है, उन लोग के लिए मैं कुछ कर सकूं तो मेरा ये प्रयास सफल। ओके। अच्छा, आप सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, ये आपने वाकई आपके अंदर इतना उत्साह है, जज्बा है, ये बहुत मतलब मोटिवेट करने वाला। तमाम सारे सर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कि नीट में किसी वजह से जैसे एग्ज़ाम में वो क्लियर नहीं कर पाते, एंड देन दे फील वेरी हेल्पलेस, वेरी डिप्रेस्ड कि अब तो नीट क्लियर नहीं हुआ, एमबीबीएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हाउ विल यू मोटिवेट दीज स्टूडेंट्स? देखिए जो नीट में बैठ के एमबीबीएस करने के लिए थाम लिया है, जी। और निरंतर चेष्टा में रहना चाहिए, और निरुत्साह या नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, धीरज नहीं खोना चाहिए। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं है तो नहीं होना बल्कि नहीं सोचना है। एक बार अपना लक्ष्य को थाम लिया तो वो हासिल करने के लिए तो निरंतर परिश्रम करना है, और परिश्रम का फल कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। और जरूर इसको परिश्रम का फल जरूर मिलेगा उनको। और मैं इसे उनको लिए बोलूंगा कि कोई ये जो पेशेंट को ना हरा कर तो प्रयास में रहे, सफलता जरूर हासिल करेगी। ओके। सर, सफलता एक चीज़ जरूर हासिल बताइए, करेगी। आपने नीट की एग्ज़ाम क्लियर किया एट द एज ऑफ 64, आपने महसूस किया कि जो एग्ज़ाम है बहुत टफ है? क्योंकि जब आप इंटरमीडिएट करके जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तब तो दूसरा पैटर्न रहा होगा, तो आपने कोई, ये आपकी मतलब होता है ना, इतने साल का गैप है, पढ़ाई का इतना गैप था, तो क्या आपको बहुत टफ लगा ये? नहीं, मैं पहले कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न पूरा उसमें परख लिया। आप क्वेश्चन कैसे आता है, क्या होता है, कैसे किस चैप्टर में ये रहता है। अभी तक चैप्टर्स भी सब नया नया जुड़ता जा रहा है, और मैं मेरा जो प्रीवियस नॉलेज था अभी ये जो जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैं शामिल कर लिया, और परख लिया क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सहारा लिया, और मैं एक्चुअली देख लिया कि हो सकता है, मैंने बैठ के मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ, मेरे मन में ले लिया यार, हो गया। सर, अभी कहते हैं ना, एक सर नीट क्लियर करना बहुत एक ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, इट्स वेरी टफ। और सर दूसरा एमबीबीएस करना भी इज़ नॉट मतलब बहुत एक टफ पढ़ाई भी होती है। अभी आपके नेक्स्ट 5 years गोइंग टू बी वेरी टफ, आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। तो आफ्टर रिटायरमेंट इतने साल कितने साल सर आपने बैंक में जॉब किया? मैं 33 साल 3 महीना, 33 years 3 months अराउंड स्टेट बैंक ऑफ 34 years इंडिया से में। आपने जॉब किया। तो सर राइट। आप थके नहीं हैं? आपको लग नहीं रहा एमबीबीएस में बहुत मेहनत करनी होगी?
ना मेहनत तो करनी होगी। मैं एमबीबीएस का किताबें भी देखा हूँ, जो हम्म। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जा रहा था, कितना पढ़ रहे थे वो भी देख रहा था। और देखिए, पढ़ने में कोई ऐसे थकावट नहीं होना चाहिए। जो जुनून लगा के पढ़ने से कोई भी काम आप हासिल कर सकते हैं। ये भी एक अपना रूटीन का एक प्रक्रिया होगा कि मेरा टाइम भी अच्छा से जाएगा। और जो हम्म। रिटायरमेंट के बाद जब जो टाइम कैसे मेकअप करूंगा, क्या कैसे करूंगा, जो सोच रहे हैं वो मेरे को अभी सोचना नहीं पड़ेगा। मैं लगातार रहूंगा, मेरा टाइम कैसे चला जाएगा, 5 साल कैसे चला जाएगा मेरे को भी पता नहीं होगा। जब तक मैं वो एमबीबीएस का डिग्री हासिल कर लूंगा मेरे को टाइम पता नहीं चलेगा, इतना बिजी हो जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ। राइट, राइट। सर, व्हाट इज़ योर लास्ट मैसेज फॉर स्टूडेंट्स, जो तमाम, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। एक सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है। आप ऐसे तमाम जो स्टूडेंट देश भर के आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेहनत करके फल नहीं मिल रहा है बल्कि ये कहना ठीक नहीं होगा। निरंतर प्रयास करके, आप प्रयास सही दिशा में प्रयास करके आप लगे रहेंगे तो ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं होगा, और जरूर आप सफलता हासिल करेंगे। ये हम्म। मेरा आप सबके लिए ये संदेश है कि आप जो लक्ष्य थाम लें, उसमें निरंतर काम करने से सफलता आपको कदम कब चूमेगा आपको हम्म। पता नहीं चलेगा। राइट, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वो आपके फैमिली में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए सर, कौन कौन लोग हैं? फैमिली में मिसेस है, वो जो फार्मासिस्ट है, ओके। और जुड़वा बच्चे थे, हम्म। बच्चे हैं जो ओके। वो एक जो बड़ी वाली इतना मेरे को जो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, ये अभी हमारा साथ नहीं है। हम्म। ये नवंबर 2020 से बीए लास्ट, आज की 45 डेज हो रहा है, जो 20 नवंबर को चली गई। तो अभी दोनों बीडीएस कर रहे थे, वो जुड़ा ओके। थे, और इसमें से अभी एक बीडीएस कर रहे हैं। और मेरा एक बेटा है जो 10वीं बोर्ड देगा अभी। ओके। मैं हाँ। एक्चुअली जो बड़ी लड़की की स्मृति में उनका जो प्रेरणा में हम्म। वो मैं ये इसको जो अधूरा काम पूरा करने के लिए कि मेरे को वो बहुत प्रोत्साहन में हमेशा याद में रखूंगा। सर, एक आपने जो आप नीट क्लियर करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, सर क्या ऐसे भी लोग, बहुत सारे लोग तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे होंगे कि सिर्फ ये मेडिकल हिस्ट्री बनाने के लिए आप एमबीबीएस करके कैसे ही सेवा कर पाएंगे, एज इतनी हो जाएगी? क्या ऐसे भी कुछ निगेटिव रिएक्शन भी आपको मिलते हैं? अभी वो रिजल्ट निकलने के बाद, हम्म। जो मेरे दाखिला होने के बाद, हम्म। कोई एक पेपर में भी आए थे, हम्म। कोई नेगेटिव कमेंट एक में देखा था हम्म। कि अभी जो इसी उम्र में करना ठीक नहीं रहेगा वो व्यक्ति के लिए, हम्म। और समस्कंद होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा हम्म। ऐसा बोल के। और एक सीट ये जो हो गया वो व्यक्ति का दाखिला के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। एक मैं कमेंट देखा था। हम्म। बिल्कुल। तो हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक यंग बच्चा अगर स्टूडेंट करे एमबीबीएस तो वो ठीक है, सीट हो फुल फिल हो रही, क्योंकि कई सालों तक सेवा करेगा। लोग एक तरफ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बट इस एज में एमबीबीएस करने में कुछ लोगों को लगता है कि ये कितने साल सेवा कर पाएंगे। कहीं सर आपके मन में कभी कुछ एक तो कभी कोई ऐसी लगता है कि यार ये इंटर के बाद ही कर लिया होता है मैंने एमबीबीएस, अब इतनी एज में कर रहा हूँ, कितने साल मरीजों की सेवा कर पाऊँ, कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आता है? देखिए, इंटर के बाद तो मैं जो बैठा था वो उस टाइम मेरा मन में था कि मैं डॉक्टर का कोर्स कर सकूं, लेकिन उस टाइम तो हुआ नहीं। लेकिन मेरे दिल में रह गया था कि मैं शायद कभी मेरे को मौका मिले तो मैं जरूर करूं। हम्म। उसी हिसाब में 15 साल सर्विस के बाद मैं एक बार
वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके हम्म। वो एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के लिए चाहता था, हम्म। लेकिन वो हालात उस टाइम मेरे को परमिट नहीं किया था ये हम्म। स्टेप लेने के लिए। जो मेरे पारिवारिक ये सब कर्तव्य था उस टाइम, ये ऐसा नहीं हो पाया था। हम्म। जब 2016 में मैं रिटायरमेंट लिया और वो जो वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जो ऊपर आयु सीमा हटा दी है, हम्म। अब तक के लिए जो कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है, हम्म। तो ये मेरे को एक मौका की तरह मैं लिया और मेरा जो अधूरा सपना मैं पूरा कर सकूं बल्कि मन में थाम लिया और ये प्रयास जारी रखा और अभी मैं ये इस मकान में पहुंचा है। हम्म। तो ऐसा जो इसी टाइम में काम जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो मेरे को 69-70 हो जाएगा हम्म। और ज्यादा साल नहीं रहेगा, वो तो ठीक है, हो सकते हैं भी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो पढ़ाई में किसी आयु का सीमा किसी के लिए नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार रहना चाहिए। वो हम्म। जब 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 चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं और हम्म। उसका वो हिसाब से एलिजिबिलिटी है तो कोई पढ़ाई में किसी को रुकना नहीं चाहिए। अगर कोई हम्म। आदमी किसी समय में उनका जो इच्छा पूरा करने के लिए वो कुछ हम्म। पढ़कर कुछ कर सके तो उनका कोई लिए कोई बाधा नहीं होना चाहिए। हम्म। उनको उत्साह प्रेरणा वो सब देना चाहिए। हम्म। और ये जो आयु बता रहे हैं तो अभी मेरे मेरे लिए कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट ये सब लालसा नहीं है कि मैं कोई अपॉइंटमेंट लेकर कोई पैसा कमा सकूं और हम्म। डॉक्टरी विद्या हासिल करके जो है कुछ अपॉइंटमेंट रेगुलर अपॉइंटमेंट लेके कुछ ये पैसा का भी इरादा नहीं रहा। जब ये कंपटीशन करने के बाद जितना ज्ञान आहरण करूंगा हम्म। वो सब प्रयोग करके समाज के जो पिछड़ा वर्ग दरिद्र से दरिद्रतम लोग और हम्म। जो मेडिकल सेवा पाने के अक्षम है वो उनके लिए मैं कुछ कर सकूं तो हम्म। ये मेरा प्रयास सफल आपका रहेगा। सर आप क्या ड्रीम है एमबीबीएस करने के बाद मतलब एक डॉक्टर बनने के बाद आप समाज को किस तरह से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं? अभी आपने बैंक कर्मचारी के रूप में सेवाएं दी। फ्यूचर के लिए आपका क्या विजन है, क्या ड्रीम है, क्या सोचते हैं आप? अभी हाल में मैं एमबीएस कंप्लीट कर पूरा कंप्लीट करने का मेरा लक्ष्य है और वो कंप्लीशन के बाद कोई तो जी। अपॉइंटमेंट तो नहीं है। बाकी जो प्रोफेशन डॉक्टरी प्रोफेशन में जितना ये जो कोर्स में शिक्षा लूंगा वो प्रयोग करके समाज के जो लोग जो मेडिकल सेवा पाने के लिए अक्षम है वो सब उनको लिए जरूर मैं कुछ करूंगा। और वो जैसे जो फ्री मेडिकल एड ये सब लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। ओके। सर ये बताइए जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे क्या कोई ऐसा टफ टाइम भी था? क्योंकि जाहिर सी बात है ऑल इंडिया मेडिकल ये परीक्षा नीट सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। सर पूरी इस तैयारी के सफ़र में कैसे वो दिन बीता? क्या आपके रूटीन रहते थे सुबह से शाम तक? क्या कभी ऐसा भी मोमेंट आया जब आपको लगा कि इट्स वेरी टफ, मेरे से नहीं होगा? क्या रूटीन था? कोई आपने टफ टाइम फेस किया? देखिए ये जो प्रिपरेशन में मेरा था कोई पूरा ऐसे परफेक्ट रूटीन नहीं था, मेरा कैजुअल स्टडी था। हालांकि बच्चों को देख रहा था उस टाइम जो उसके साथ उनके साथ जो पढ़ाई कर रहा था वो प्रसव हो रहा था, मेरा जो पहले का नॉलेज प्रसव हो रहा था। हम्म। और कोई ऐसे फास्ट एंड हार्ड रूटीन नहीं था, मेरा कैजुअल रूटीन था। हम्म। और ये जो यूट्यूब में जो एजुकेटर लोग स्पेशली जो ऑन एकेडमी का प्लेटफॉर्म से मैं बहुत एजुकेटर को ये सहायता लिया, वो टॉप टॉप एजुकेटर है उनकी सहायता लिया। नाम तो लेने से ठीक नहीं है, सब सब हाँ, नहीं, एजुकेटर नहीं, अच्छे बिल्कुल। हैं। आप आप हिसाब से चयन करके कोई भी एजुकेटर आपको अच्छा लगा तो उनको परस्यू करके आप किताबों से भी और ज्यादा ज्ञान आहरण कर सकते हैं। वो मेरे को बहुत हेल्प किया। और जो अच्छा, एजुकेटर आपने स्पेशली एनसीईआरटी की उनको बुक्स तो पढ़ी और जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं वो आपने अटेंड की, और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे?
करीबन 6 घंटा का ऊपर मैं देख रहा था। बाकी क्योंकि और दूसरा काम में अटेंड करना था, परिवार को लोग को सब अटेंड करना था, घरेलू काम करना था, तो मैं 6 घंटा पढ़ाई करने लगे, हर दिन 6 घंटा देने के लिए मतलब और रोजाना दे आप रहा छः था। घंटे पढ़ाई करते थे? जी। ओके। सर क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन करना एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आपको फटाफट सवाल हल करने, तो वो स्पीड आपने जैसे कह रहे हैं आप कोचिंग भी नहीं आपने अटेंड करी, इतने सालों तक आप पढ़ाई से भी दूर रहे, तो वो स्पीड कैसे मेंटेन किया आपने? ओएमआर सीट हम लोग बना दिए थे, हम्म। और ओएमआर सीट से कोई कोई जो तो ये घर टेस्ट पे ही बना अवेलेबल ली थी होता है, आपने? हाँ ओएमआर सीट वो प्रिंट कर दिए थे। ये तो बहुत अच्छी बात और बताई। देखिए बहुत सारे सर स्टूडेंट हैं जो कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो अगर सर आप मुझे हमारे स्टूडेंट्स को ये बताइए कि जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते हैं वो खुद से, जैसे आपकी मेरे मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो सेल्फ स्टडी है उसने बहुत अहम रोल अदा किया है, जिसकी बदौलत आपने नीट क्लियर किया। सर खुद से कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? कि पहले अपने नीट का सिलेबस सिलेबस को पूरा ठीक तरह देखें, और ओके। सिलेबस को पूरा पूरा कंप्लीट करने के लिए चेष्टा करें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन हर टॉपिक में आता है। पहले पहले ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक में आ रहा था, लेकिन अब जो पैटर्न है, कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ता है एग्जामिनर, सब टॉपिक से कवर करता है। इसीलिए बेहतर होगा कि कोई चैप्टर ना छोड़ के सब चैप्टर कवर करना चाहिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन देखने से छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ तो कुछ आप कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है। और जो आपको जो चैप्टर इजी लगता है उसको पूरा 100% कवरेज दे, और ऐसे बाकी किसी चैप्टर को ना छोड़ के उनको भी कंप्लीट करने के लिए चेष्टा करना चाहिए, ओके। ताकि आप तो सर आपने एग्जामिनेशन हॉल में। सीबीएसई बोर्ड की जो बुक्स पढ़ी एनसीईआरटी की, तो क्या आपने जो 11th 12th के सारे चैप्टर बहुत थारोली पढ़े थे, कैसे पढ़ा था आपने? मैं एनसीईआरटी बुक्स को पूरा पढ़ लिया था, मुझे स्पेशली बायोलॉजी का भी और अच्छा। फिजिक्स भी पढ़ा था, और केमिस्ट्री भी देखा था। तो एनसीईआरटी को पूरा बेस बनाना चाहिए, क्योंकि उनमें से बाकी सब बुक्स फॉलो अप होता है, एनसीईआरटी भी तो पूरा बेस आपने बनाना सर चाहिए। थारोली सारे चैप्टर पढ़े हैं? हाँ, कोई कोई चैप्टर ऐसे रफली पढ़ा था, ओके। लेकिन सर मैं आपने इतने ऑलमोस्ट ऑल सालों चैप्टर। आपने जॉब किया, इतने साल आप पढ़ाई से दूर रहे, तो जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे सीआरटी के, तो कहीं लगा नहीं कि पढ़ाई के गैप है या किसी ट्यूटर की आपको हेल्प लेनी पड़ी हो? हाँ, ये जो ट्यूटर जो यूट्यूब में अवेलेबल होता है, या कोई कोई प्लेटफॉर्म में जो अवेलेबल होता है, उनका बहुत मदद लिया है, और वो अच्छा। मेरे को बहुत हेल्प किया, क्योंकि मतलब ऐसे ऑनलाइन फिजिकली जो पढ़ने से। क्लासेस चलती हैं आप बस उसी से आपको हेल्प मिल गई? जी जी, वो ओके। क्लासेस मेरे को बहुत हेल्प किया। सर आपके अकॉर्डिंग ये जो सेल्फ स्टडी है, मतलब ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है कि इतने साल पढ़ाई गया। हम लोग कह देते हैं कि अरे इतने साल से पढ़ाई छूटी हुई, हम तो भूल गए, लेकिन आपने इतने सालों बाद पढ़ाई की, तो आप बताइए सेल्फ स्टडी ने कितना अहम रोल अदा किया है? मेरे हिसाब से वो जो बाकी कोचिंग के अलावा भी सेल्फ स्टडी अहम स्थान रखते हैं, और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरत है। सेल्फ स्टडी को कभी भी ये जो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, कहाँ जाए कहीं आप कहाँ भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी ये मस्ट। जो अंडरस्टैंडिंग पूरा बहुत क्लियरली होता है सेल्फ स्टडी में, और पोज लगा के जो स्टडी करते हैं वो दिमाग में याद आ जाता है। और बुक्स बुक्स को भी कभी नेगलेक्ट नहीं करने, सेल्फ सेल्फ स्टडी पूरा बहुत जरूरत है। बाकी जितना भी हो, आप जहाँ भी पढ़ें, वो चैप्टर को आप खुद अपना आप से नहीं ग्रास्प करेंगे तो कैसा कैसे आप उसको उबाल करेंगे। तो अच्छा सर, आपने अपने सारे चैप्टर्स आपने खुद पढ़े, सेल्फ स्टडी किया आपने, और आपने प्रैक्टिस करने के लिए खुद ही अपने यहाँ टेस्ट सीरीज जैसी बना ली, आप खुद टाइम मैनेजमेंट रखते थे कि इतने घंटे में हमें इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं? जी 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 जी, वो पूरा ओएमआर शीट लगा के बैठे थे। ओके।
वो मार्कशीट में। अच्छा ये बताइए, आपने लास्ट कितने ईयर्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए? मैं 10 इयर्स का देख रहा था। लास्ट 10 ईयर्स के 10 इयर्स क्वेश्चन का आपने कोचिंग। सॉल्व किए। अच्छा आप ये बताइए कि नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए, कोई स्टूडेंट आपसे पूछे तो की फैक्टर्स क्या होते हैं? टाइम मैनेजमेंट, थॉरो स्टडी, सेल्फ स्टडी, डीप नॉलेज, व्हाट आर द की फैक्टर्स टू क्लियर नीट एग्जाम? अभी के हाल में पूरा सेल्फ स्टडी और थॉरो स्टडी इज बहुत वेरी मच एसेंशियल टू क्रैक द नीट, क्योंकि सवाल किसी कोना से नहीं आते, हर कोना से अभी आने लगा है। और सेल्फ स्टडी और थॉरो स्टडी पूरा बहुत एसेंशियल है नीट करने के लिए, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में महसूस ना करेंगे कि ये मेरे को नहीं आता है, किसी ना किसी ये सवाल आपको आ अच्छा आप जाएगा। कह रहे हैं कि बुक के किसी भी कोने से सवाल आ सकता है, तो कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है और थॉरोली पढ़ना है। जी जी जी। ओके, थैंक यू जय किशोर जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि देश के तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, ना केवल नीट एग्जाम, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप में अपियर होना चाहते हैं, आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो जय किशोर जी की ये जो कहानी है वो अपने आप में बहुत मोटिवेट करने वाली है आपको। देखिए बहुत की फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं। एक तो डेडिकेशन आपका होना चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी है। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये टफ है, अभी इस बार नहीं हुआ तो अगले बार नहीं हो पाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सेल्फ स्टडी करनी है, पूरी एनसीईआरटी की सब्जेक्ट्स को थारोली स्टडी करना है, डीप स्टडी करना है। कोचिंग भी नहीं है तो आप घर पे भी किस तरह स्ट्रेटजी बना सकते हैं, यह मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके बहुत काम आएगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।